वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं ले सकता। यस, डेफिनेटली बॉस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। मैंने उस पूरी हिस्ट्री को 3 पेज के अंदर निपटाया हुआ था। ओके, 3 पेज। या यू वोंट बिलीव मैंने क्या क्या किया है सोशल मीडिया से बचने के लिए। आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो क्या भगवान भरोसे तुक्के के हिसाब से चल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, गेट में तुक्का काम करता है, या कितना तुक्के के हिसाब से जाना चाहिए इंसान को, उसके बारे में कुछ बताएं। सोर्स बेस्ट हो सकता है प्रिपेयर करने के लिए, किसी को ऑनलाइन के थ्रू ही अगर काम हो जाएगा, या ऑफलाइन की कुछ बुक्स पर्टिकुलर खरीदनी पड़ती है, कुछ नोट्स पढ़ने पड़ते हैं, नोट्स बनाने पड़ते हैं, कुछ अंदर की बात बताइए। उसका एक मैसेज देना चाहते हो स्टूडेंट्स को कि ऐसा ऐसा पढ़ना है तो मतलब सब कुछ अच्छा है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले गेट एग्जाम के बारे में, जो कि 2023 4 फेब को होने वाला है। तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आर्किटेक्ट पारुल शर्मा, जो कि बेसिकली हमारे कॉलेज की सीनियर है। तो आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं कि कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया, और सबसे बड़ी बात, अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि इन्होंने अपने टाइम के अंदर बहुत खतरनाक वाला लाइफ के अंदर फाड़ा है, और ऑल इंडिया रैंक 28, मतलब जो कि इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी खतरनाक रैंक, ठीक है। तो कैसे इन्होंने ली और कैसे क्या कराया, और लास्ट जो 4 से 5 दिन और बचे गेट एग्जाम में, तो कैसे प्रिपेयर करें। स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर है, तो इतनी स्ट्रेस लेने वाली जरूरत नहीं, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट है, ठीक है, जो कि साक्षात हमारे सामने है, और आईआईटी खड़गपुर जैसे कॉलेज के अंदर से पास आउट होना अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो देखते हैं कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, कैसे क्या किया, आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और हमारे कॉलेज का ये रूल है कि हमारे कॉलेज के सीनियर्स को बॉस कहा करते हैं, तो इस वीडियो के दौरान अगर बॉस निकले मुंह से तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो पारुल बॉस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, कि आप बताओ व्यूअर्स को कि आपका क्या ऑल इंडिया रैंक थी, और आपने कब पास आउट किया, कैसे किया गया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिए। Thank you so much, Sachin, for such an amazing introduction. So, hello everyone. I am Parul Sharma और मैंने अपना बैचलर्स एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है and I completed it in 2018. After that, I prepared for GATE and I secured All India rank 28 in GATE 2019. And I did my masters in infrastructure design and management from IIT Kharagpur. सो बेसिकली इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से जो पास आउट किया है, और ऑल इंडिया रैंक मतलब 28, मतलब कि बोलने में भी ऐसा लगता है 2 डिजिट रैंक, और जो 2 डिजिट रैंक लेकर आता है ना, मतलब मैं उसको मानता हूँ कि मतलब उसने कितनी ज्यादा मतलब खतरनाक वाली मेहनत की होगी, और अपने आप में बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग बात है। और मैं खुद इनसे पर्सनली बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और हमारे कॉलेज की, जब आपकी कॉलेज की सीनियर कोई बड़े कॉलेज में पहुंचता है, और तो आप बहुत ज्यादा लगता है कि यार वो जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते, ठीक है। पारुल बॉस, आपने स्टार्ट कैसे किया, कब सोचा कि मुझे गेट देना चाहिए, या फिर आपने जो 5 साल के अंदर आर्किटेक्चर में इतना वर्कलोड रहता है, तो आपने उसको कैसे संभाल लिया, मतलब कैसे इतना कर लिया। अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन आता है मतलब मन में। तो बताइए आप कि इतने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर आईआईटी खड़गपुर तक की क्या आपकी जर्नी रही, वो आप डिटेल में एक्सप्लेन करें। श्योर। सो मुझे आर्किटेक्चर जब मैंने ज्वाइन किया, सो बिफोर ज्वाइनिंग आर्किटेक्चर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई इन 11th-12th। तो वहां तक तो मेरा कोई प्लान ही नहीं था कि मैं आर्किटेक्चर करूंगी या क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज आई वाज टोटली इनटू जेई। जेई निकालना है, आईआईटी जाना है। सो वो एक वो ड्रीम रह जाता है ना आपका कि आईआईटी जाना है। सो उस टाइम वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो वो ड्रीम कहीं ना कहीं आके मुझे कॉलेज में आके हिट किया कि नहीं यार, वो भी तो एक ड्रीम रहा हुआ है। So when I was in my third year, so my seniors were preparing for GATE. और वहां से मुझे पता चला कि अच्छा गेट भी हो सकता है, इसके अंदर इसमें भी कुछ कर सकते हैं। तो मैंने इसका सिलेबस देखा क्या है क्या नहीं है। मैंने इसको पूरे अच्छे से देखा कि क्या इसके आगे अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, लोग क्या कर रहे हैं, गेट क्यों करना है क्यों नहीं करना, मास्टर्स क्यों करनी है, सबसे पहला क्वेश्चन तो। क्योंकि जब आर्किटेक्चर कर रहे थे तब एक ही चीज थी दिमाग में कि ये 5 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में विल ज्वाइन सम फर्म और आफ्टर सम टाइम आई स्टार्ट माय ओन। तो इसके बीच में कुछ और ऐसा प्लान नहीं था कि मास्टर्स करना है। बट वही वो ड्रीम अटका हुआ था आईआईटी वाला। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, थोड़ा टाइम निकालती हूँ। सो फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप रहती है, जैसे हमारे, तुम्हें भी पता होगा। यस है ना। तो इंटर्नशिप का टाइम था और वहां पे थोड़ा बहुत टाइम मैं निकाल लेती थी, बिकॉज अहमदाबाद आई डिड माई इंटर्नशिप इन अहमदाबाद। तो टाइम, अच्छा खासा टाइम था मेरे पास में। तो ऑफिस से आके आई यूज टू स्टडी कि क्या क्या है इसमें क्या नहीं है। तो आई स्टार्टेड टू बिल्ड अप माई फाउंडेशन देयर। एक एक सब्जेक्ट, दो दो सब्जेक्ट करके मैं ऐसे देखती रहती थी कुछ ना कुछ। वेन आई केम इन टू फिफ्थ ईयर, तब तो मेरा एकदम ऐसा वो वो फिर से वो ड्रीम जग गया मेरा कि नहीं यार, आईआईटी जाना है और प्रोफेसर बनना है। ओके। हाँ, तो सिर्फ वो वहां खत्म नहीं हो रहा था मास्टर्स पे, वो पूरा प्लान था मास्टर्स देन पीएचडी। तो ये करना ही करना है। तो उसके बाद में इन 2018 आई क्रैक्ड गेट विद फिफ्थ ईयर। बट उसमें इतना रैंक मेरा अच्छा नहीं आया था कि मुझे, बट वही था कि नहीं नहीं और करना है।
व्हेन आई क्रैक्ड इट, मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया, तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार मैं कर लूंगी। और मेन एम, मुझे बस गोल दिख रहा था आईआईटी। तो उस गोल को पकड़ के फिर नेक्स्ट ईयर इन 2019 मैंने अच्छे से शिद्दत से प्रिपेयर किया। सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैं बस पढ़ती रहती थी पूरे दिन, मैं बस कुछ और काम नहीं था, मैं सिर्फ पढ़ती थी। तो आई गेस फ्रॉम 6 to 7 months, गुड 6 to 7 months आई गेव इन प्रिपरेशन ऑफ गेट। और देन इवेंचुअली आई लैंडेड अप इन आईआईटी खड़गपुर। ओके तो यार बेसिकली बॉस अगर बात करें तो आपकी जर्नी भी थोड़ी सी मेरे से कुछ मिलती जुलती, मतलब जैसे आपने जो ड्रीम था ना आईआईटी, आप उस समय नहीं गए, तो ऐसा कुछ मेरे भी, जब मैंने 1 साल 12th के बाद ड्रॉप लिया था तो मैंने भी आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर किया था, तो कुछ रैंक से रह गया था। तो ये बात है कि एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन रहता है और एक गोल रहता है कि मुझे आईआईटी जाना है फिर, लेकिन जब बैचलर के अंदर आप करते हो उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है कि गेट, जो कि मेरे को आईआईटी के गेट तक वहाँ पहुंचा सकती है और उसके अंदर में जा सकती है, पॉसिबल है, मतलब वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो आपने करके दिखाया। तो मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा स्ट्रगल, हार्डवर्क रिक्वायरमेंट यहाँ पर होता है, और आपने जो करके दिखाया बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो आपने बोला कि अगर मैं 6 से 7 मंथ के अंदर मैंने प्रिपेयर किया, तो इसका मतलब क्या ये मैं मान के चल लूं कि 7 to 8 मंथ मिनिमम एक इनफ है गेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए? तो क्या अगर मैं इसका पूरा कंक्लूजन निकाल के देखें तो क्या कोई 1-1, 2-2 साल से प्रिपेयर कर रहा हो या फिर कोई 1 या 2 महीने से भी प्रिपेयर करता है, तो क्या उसमें क्या डिफरेंस है, आपको क्या डिफरेंस लगा, वो थोड़ा बताएं। सचिन, क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं और सबको अपना पता होता है कि मैं कितना कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे लिए, मैंने जो 2018 में किया था उसमें मैंने बहुत कम पढ़ाई की थी। लाइक मैंने कुछ एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे और 1-2 सब्जेक्ट्स उठा के मैंने प्रिपेयर किया था। तो मेरा एम यही था कि जितना मैं पढ़ रही हूँ वो अगर उससे रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया तो वो मुझे आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट लिया था और 2018 में मुझे स्ट्रक्चर्स में कुछ नहीं आता था। मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे, हाउसिंग का क्वेश्चन किया था, एंड इन लास्ट ईयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रहता है सिलेबस के अंदर 5th ईयर के साथ में। तो ये कुछ एक सब्जेक्ट्स थे जिससे मैं टच में थी, मैंने सिर्फ उन्हीं को ही प्रिपेयर किया था। अब when I was preparing for in 2019 with the aim of IIT JEE, तो मुझे ये नहीं था कि कहाँ पे कितना टाइम देना है क्या नहीं, मुझे बस ये पता था कि मुझे उसके लिए जितना भी दे सकती हूँ मैं अपना 100% मुझे अपना देना है। और कुछ लोग 2 महीने में भी निकाल लेते हैं, कुछ लोगों के 2 महीने में भी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, कुछ 4 महीने में, कुछ को 1 साल लगता है। तो टाइम डजंट मैटर, बट या आई गेस कि 6 to 7 months इज द एवरेज टाइम जितने में यू कैन एक्सपेक्ट कि एक अच्छा एवरेज रैंक आपको, एक अच्छा 2 digit रैंक आपको मिल सकता है, और इवन 1 digit, यू नेवर नो। बेसिकली बोलने का मतलब है कि अगर आप टाइम, मतलब यहाँ ज़्यादा इतना कोई ज़्यादा नहीं कर रहा है कि मतलब किसी को ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, किसी को कम टाइम भी लग सकता है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार है। इसके बाद एक और चीज़ में निकल कर आती है कि जो 6 to 7 मंथ में जो आपने प्रिपेयर किया, तो बेसिकली ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पर इसके अंदर ये क्या आता है कि फैक्टर की सोशल मीडिया। अब आज के हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल रहा, मतलब कि आपने ऑनलाइन प्रिपेयर किया, ऑफलाइन प्रिपेयर किया, कैसे प्रिपेयर किया, या फिर 6 to 7 मंथ के अंदर क्या सोर्स बेस्ट हो सकता है प्रिपेयर करने के लिए? किसी को ऑनलाइन के थ्रू ही अगर काम हो जाएगा, या ऑफलाइन की कुछ बुक्स पर्टिकुलर खरीदनी पड़ती है, कुछ नोट्स पढ़ने पड़ते हैं, नोट्स बनाने पड़ते हैं, कुछ अंदर की बात बताइए बस। तो बिल्कुल अनफिल्टर्ड बात करेंगे यहाँ पे कि एग्जैक्टली जरूरत है नहीं है, कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, या ऑनलाइन सेल्फ स्टडी हो सकती है, कैसे हो सकता है। तो पता है मेरा क्या मानना है, मैंने दोनों चीजें करके ट्राई की है, मैंने कोचिंग भी ट्राई की है और मैंने सेल्फ स्टडी भी ट्राई की है। तो उसमें क्या होता है कि व्हेन आई वाज डूइंग सेल्फ स्टडी ना, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी एक रैंडम सब्जेक्ट उठा लिया, तो उस सब्जेक्ट को आपको इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है। लाइक हिस्ट्री, ठीक है, आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ते पढ़ते एकदम फ्लो हो गए, पढ़ रहे हो, तो हम क्या नॉलेज लेने के हिसाब से पढ़ना शुरू कर देते हैं रादर देन क्लियरिंग गेट के हिसाब से। तो while you are preparing for gate, your aim should be to clear it, और gaining knowledge and clearing it, these two are different things। तो सेल्फ स्टडी में बस एक यही एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है। बाकी इफ एनीवन कैन डू सेल्फ स्टडी, उसको पता है कि मेरे पे ये, मैं इतना करना है मुझे, और ये दीज आर माय टॉपिक्स, इफ दे मेक इट वेरी स्ट्रैटेजिकली, कि एक प्रॉपर उन्होंने अपना प्लान बना लिया, प्रॉपर लेआउट बना लिया कि मुझे इतना इतना पढ़ना है और इसमें इतना जाना है। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन के बिफोर डूइंग दिस सेल्फ स्टडी थिंग।
तो उसके बेसिस पे यू कैन डू सेल्फ स्टडी। कोचिंग के अंदर बेनिफिट ये है कि देर आर लर्नर टीचर्स, दे आर ऑलरेडी टीचिंग यू। नॉट ओनली कोचिंग, जो यूट्यूब पे भी इतने सारे अभी तो काफी जने हैं जो कि आपको वहां पे अपना प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ देयर आर मेनी अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, सो यू कैन यूज इट। कि अब वाइजली तुमको सबको उस चीज को यूज करना चाहिए। पता है क्या, खुद की कैपेबिलिटी और खुद का की स्ट्रेंथ जो है, मैं बहुत यूज करती हूँ अपनी वीडियोस में भी इन चीजों को, कि खुद की स्ट्रेंथ और खुद की वीकनेस तुम्हें खुद को पता है। कोई और आके तुम्हें उस चीज को डिफाइन नहीं कर सकता। तो जितनी चीज कहाँ से लेनी है उसको उतना रखो। सो इट डजेंट मैटर कि तुम कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो या तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यू शुड नो अगर कोचिंग की जरूरत है, ज्वाइन कोचिंग विदाउट थिंकिंग। अगर लग रहा है कि दूसरों इधर उधर को देख के कुछ नहीं है, खुद को पता है मुझे आईआईटी में जाना है या मुझे एसपीए में जाना है, मेरा एम ये है और उसके लिए मुझे इतनी तैयारी करनी है, डू इट। ओके, तो मतलब ये है कि हर एक इंसान अपनी अपनी कैपेबिलिटी बिल्कुल डेफिनेटली जानता है, उसको पता है मुझे कितना आता है, मुझे कितना नहीं आता। उसके बाद उसको पता करना चाहिए मुझे कोचिंग की जरूरत है या कोचिंग की जरूरत नहीं है। ये मतलब बेटा मोटा बोलने का मतलब, ठीक है। तो इसके अंदर एक में और अंदर थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो फॉर एग्जाम्पल हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारा टाइम टेबल क्या फिक्स होता है? मैंने सुना है कि जो टॉपर्स होते हैं उनको टाइम टेबल बहुत अलग होता है, तो क्या एक आपको टाइम टेबल रहता था? और जब सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले तब क्या क्या पूरा रहता था, पूरा कैसे क्या करना है, कुछ स्टेप फॉलो करते थे या क्या करते थे? उससे आपको फोन, मोबाइल फोन पास में रहता था, दूर रहता था? क्या एक कोई ऐसा कोई जोन था जहां पर कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं थे, वहां पर जाके पढ़ाई करते थे जहां बिल्कुल ऐसा? तो क्या था सीक्रेट? मैंने, यू वोंट बिलीव मैंने क्या क्या किया है सोशल मीडिया से बचने के लिए। यू नो, इंस्टाग्राम से बचने का कितना डिफिकल्ट है, आप एकदम से ऐसे डिटॉक्स नहीं कर सकते इंस्टा को। तो आई मेड अनदर आईडी जिससे मेरा इंस्टा भी चलता रहे, और उसको मैंने इतना बोरिंग बना दिया था उस आईडी को कि मेरा इंस्टा यूज करने का मन ही नहीं करता था। सो इवेंचुअली मेरा सोशल मीडिया यूजेज बहुत कम हो गया। और आफ्टर ग्रेजुएटिंग जो भी सारे फ्रेंड्स वगैरह का कनेक्शन था, तो सब एवरीवन गॉट बिजी बिजी इन देयर लाइफ, तो वहां से एक वो भी इंटरेक्शन जो है वो हट गया था। तो मैं अपना रात को अपना गोल लेके सोती थी कि मुझे क्या क्या चीजें नेक्स्ट डे अचीव करनी है। और जब मैंने स्टार्टिंग में अपनी स्टार्ट किया था अपना, मुझे कि कैसे पढ़ना है क्या करना है, तो मैंने पूरा एनालिसिस किया था। प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस का पूरा अच्छे से एनालिसिस किया हुआ था कि क्या क्या किस टाइप के सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वहां से मुझे बहुत हेल्प हो गया, बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे मेरा पता है कि मुझे कितना क्या अचीव करना है। तो मैं क्या करती थी कि मॉर्निंग मेरा कुछ ऐसा नहीं था, बट आई यूज टू गिव 8 आवर्स, तो मिनिमम 8 आवर्स। और ये लास्ट का जो मंथ थे उसके अंदर तो मैं थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा कर देती थी। फिर मुझे अगर रूम पे मुझे नींद आ रही है, कुछ हो रहा है, तो मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन की हुई थी। आई यूज टू सिट देयर ऑल डे। रात को आ रही हूँ 12 बजे, आ रही हूँ 12 बजे भी आती थी, कभी सुबह 5-6 बजे जा रही हूँ। तो ये अलग अलग चीज चलती थी, मेरा कुछ ऐसा फिक्स रूटीन नहीं था, बट मेरा ये एम रहता था कि मुझे डेली का 8 आवर्स तो करना ही करना है। फिक्स रूटीन नहीं, पर लेकिन 8 आवर्स तो फिक्स है कि वो देना ही है। 8 प्रोडक्टिव आवर्स, ऐसा नहीं कि 8 आवर्स में पढ़ने बैठी हूँ और बैठ के अपना इंस्टाग्राम चला रही हूँ, नहीं, मैंने 8 आवर्स तो कंप्लीट किया था अपना डेली का। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज मैंने कॉमन देखी है। जो भी टॉपर्स होते हैं, जहां तक मैंने अब तक सबसे मिला हूं, बातचीत की, तो उनका एक पर्टिकुलर टाइम एक फिक्स होता है। भले उस टाइम के बाद भले कुछ भी हो रहा हो, पर लेकिन वो टाइम तो देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन आसमान टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए, पर लेकिन वो टाइम तो देना ही देना है। ठीक है, मतलब वो चीज बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर रहता है, एक सीक्रेट रहता है। लास्ट दिन के अंदर तो मुझे लगता है 12 से 15 घंटे की जरूरत होती होगी। लास्ट के अंदर क्या रहता था मेरा कि मैं मॉक्स पे ज्यादा मैंने ध्यान दिया था, तो मैं दिन के 2 मॉक्स करती थी। और मॉक्स के साथ साथ में मुझे मॉक्स का जो एनालिसिस रहता था, अभी आई हैव शेयर्ड माय लास्ट वीडियो ऑन हाउ टू एनालाइज मॉक। अभी मॉक के अंदर क्या है कि वही आप मॉक दे देते हो या गेट का एग्जाम आप उसमें कर लेते हो, बट उसको एनालिसिस उसका कैसे करना है, गलती कहाँ पे हो रही है, जब यही नहीं समझ आएगा तो उस मॉक देने का कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए मैंने अपना ये तो फिक्स किया हुआ था अपना 6 आवर्स का, जिसके अंदर मॉक देती थी मैं, एक मॉर्निंग में देती थी और एक मेरा जो टाइम जो आया था स्लॉट, उस स्लॉट पे देती थी। तो ये 2 थे मेरे। और उसके बाद में मेरा 1 आवर 1.5 आवर का गुड मैं उसका मॉक का एनालिसिस करती थी। फिर डेली एनालिसिस के अंदर मुझे पता चलता था कि आज की स्ट्रैटेजी के अंदर मुझे किस चीज पे फोकस करना है, मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ। तो उसके हिसाब से मेरा अपना जो मॉर्निंग मॉक रहता था, उसके हिसाब से मेरा अपना दिन का रूटीन बनाती थी मैं। अभी लास्ट जनवरी की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि हाउ आई डिड इट इन जनवरी।
ओके मतलब पूरी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करना ए टू जेड वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्पेशली लास्ट टाइम के अंदर तो आपको बिल्कुल तरीके से हर एक टॉपिक वाइज एनालिसिस करना है कि आपको टॉपिक कौन कौन से जो मुझे आते हैं, कौन कौन से करना है, एक लिस्ट बनानी है बेसिकली, वो सब जो स्ट्रेटेजी आपने बताई है। ठीक है, मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या ये प्रीवियस ईयर पेपर्स का कितना बड़ा रोल रहता है, जैसे मॉक टेस्ट का, मॉक पेपर्स का रहता है, प्रीवियस ईयर बहुत सारे का मानना होता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, तो क्या रिपीट होते हैं, और होते हैं तो किस तरह से होते हैं, घुमा फिरा कर होते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। देखो ये बात नहीं है कि प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं नहीं होते हैं, हमारे पास क्या बेस है, जो हम एग्जाम दे रहे हैं उसको एनालिसिस करने का हमारे पास बेस क्या है, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब तक वही हमको नहीं समझ आए, हमारे पास टॉपिक है। अब लैंडस्केप डिजाइन है, लैंडस्केप डिजाइन बहुत बड़ा है, बट लैंडस्केप डिजाइन के अंदर प्रॉपरली हमको पढ़ना क्या है वो हम कहाँ से देखेंगे, वो हम प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन से ही देखेंगे ना। तो इट डजेंट मैटर कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बट यू नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, यू नो कि तुम्हें शुरू कहाँ से करना है और तुम्हें एंड कहाँ पे करना है। सो दिस इज फॉर एवरी एस्पिरेंट, इवन दे आर प्रिपेयरिंग सेल्फ, और कैसे अगर कोई कोचिंग भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अपना मटेरियल ले रहा है, तुमको पता होना चाहिए कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ रखना है इस सब्जेक्ट का और एंडिंग पॉइंट कहाँ रखना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हो। तो ये आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, इसलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। ओके तो इसके बाद एक नेक्स्ट जो चीज इसमें देखता हूँ कि आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती, तो क्या भगवान भरोसे तुक्के के हिसाब से चल जाते हैं, तो आपको क्या लगता है गेट में तुक्का काम करता है, या कितना तुक्के के हिसाब से जाना चाहिए इंसान को, उसके बारे में कुछ बताएं। मुझे नहीं पता कि कितना तुक्का काम करता है, मेरे ख्याल से कैलकुलेटिव रिस्क होनी चाहिए। तो एक तो होता है ना कि बस ऐसे ही जाके देख के आ रहे हैं कि क्या आता है पेपर में क्या नहीं आता, तब तो करो खुला जय माता दी कुछ भी करो तो चलता है। पर पर अगर तैयारी की है, अच्छे से तैयारी की है, तो कैलकुलेटिव रिस्क लो। ओके मतलब बेसिकली खुद के ऊपर विश्वास होना जरूरी है, मतलब तुक्के के भरोसे तो काम होने वाला नहीं है, क्योंकि वो पेपर भी भाई साहब बड़े आपके गुरुजी आईआईटी ने बनाया है, तो कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा देख कर ही बनाया है। पता नहीं मेरे साथ तो काम नहीं करते तो। ओके नहीं सही बात है, वैसे टॉपर्स को कभी तुक्के के हिसाब से कभी नहीं जाते, वो अपने एकदम देखते हैं कि कितने का रिस्क उसके हिसाब से कैलकुलेट करके ही जाते हैं। कैलकुलेटिव। ओके एक और चीज, जैसे बेसिकली हम आर्किटेक्चर में दो पेपर होते हैं, आर्किटेक्चर प्लस साथ साथ प्लानिंग भी होता है। ठीक है, तो मैंने ये सुना है कि आर्किटेक्चर का, अगर आप आर्किटेक्चर और प्लानिंग के दो जब सेक्शन आते हैं एग्जाम में, तो आप आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हो चाहे प्लानिंग के स्टूडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हो, तो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब और ये कैसे होता है, और ये सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है फिर। तो ये अभी पैटर्न इन्होंने अभी रिसेंटली चेंज किया है, आई गेस 2 इयर्स बैक इन्होंने ये चीज चेंज की है। जब मैंने दिया था तो उस टाइम पे ऐसा पैटर्न नहीं चेंज हुआ था, तो एक ही चीज था, दोनों का मिक्स सिलेबस आता था। अभी क्या है, नाउ यू हैव प्रिविलेज टू चूज बिटवीन आर्किटेक्चर और प्लानिंग। स्टार्टिंग में तुम उसको जल्दी से कुछ ऐसा स्किम करके, और देयर यू कैन चूज कि मुझे आर्किटेक्चर वाले क्वेश्चंस करने हैं या प्लानिंग वाले क्वेश्चंस करने हैं। अभी तुमको प्रिविलेज मिला है कि तुमको क्या चीज चूज करनी है। गो थ्रू फुल सिलेबस, पूरा सिलेबस पूरा अच्छे से अपनी 100% तैयारी करके जाओ, और वहां पे अगर लग रहा है कि यार आर्किटेक्चर वाला इस बार इजी दिख रहा है, गो फॉर इट, प्लानिंग वाला इजी लग रहा है, गो फॉर इट। तो जो उस टाइम का जो अपना वाइज डिसीजन रहता है, वहां पे ये है, मुझे ऐसा लगता है कि सारी प्रिपरेशन एक साइड है और वो 3 घंटे एक तरफ है। उस 3 घंटे में आपका दिमाग कैसा चल रहा है वो मैटर करता है। और मान लो आर्किटेक्चर चूज कर लिया तुमने, ठीक है, और क्वेश्चन पहले तो लग रहा है कि बहुत इजी है, बट जब करने लगे तो एकदम इतना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं तो होगा या नहीं होगा। सो दैट मोमेंट इज ब्रेक और मेक मोमेंट। तो अगर वहां पे ये सोच लिया गया मेरा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। अब अगर डिसीजन लग रहा है कि गलत हो गया, तो उस गलत को भी सही प्रूव करना है। जस्ट गो फॉर इट, अपना दिमाग खोल के काम करो, तुमने प्रिपेयर किया है उसको करो। तो ये एक चीज है कि वहां पे ऐसा लगता है कि भाई तैयारी इसकी की है, अब यहाँ पे कुछ और ले लिया तो कहीं गलत डिसीजन तो नहीं है। कोई डरने वाली बात नहीं है, गो फॉर इट। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। ओके मतलब कि जब एग्जाम टाइम के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो मतलब एक डरना नहीं, मतलब वो पूरे नहीं तो सालों सालों की महीनों की प्रिपरेशन जो है वो खराब हो जाएगी। क्या होता है, कोई भी एग्जाम उठा लो, कोई भी, तुम जैसे नाटक है भी तुमने देखा होगा, तो कोई भी एग्जाम है, उसके अंदर हमेशा एग्जाम सेटर जो है वो एग्जाम को इस तरीके से सेट करता है जिसके अंदर इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं, सो दैट एवरीवन कैन अटेम्प्ट। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो है तुम्हारे लायक क्वेश्चन नहीं होंगे, हर किसी के लायक होगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई पेपर बहुत डिफिकल्ट है, तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वो सबके लिए डिफिकल्ट है। बिल्कुल सही बात, सबके लिए डिफिकल्ट है, सही। Be calm and give your best, that is important.
और बॉस इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इसे आपने बोला कि इजी भी होता है, मॉडरेट भी होता है, डिफिकल्ट भी होता है, तो क्या हमको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? मतलब जैसे इसमें 3 सेक्शन होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड भी होता है, ठीक है, एक हमारे पास जो कॉमन वाला पार्ट होता है, ठीक है, और एक जो ओनली फॉर आर्किटेक्चर के लिए होता है, तो कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें या मोस्ट वेटेज वाला ज्यादा पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, और आपने कैसे अटेम्प्ट किया है मतलब पेपर को, वो चीज बताएं। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन सचिन। तो इसमें क्या है कि ये एक चीज रहती है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस आती है तुम्हारे मॉक्स की, तुमने कैसे क्या अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड की है। मेरी क्या थी, आई वॉज गुड इन न्यूमेरिकल्स, आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट माई न्यूमेरिकल्स, बट मेरा नेगेटिव पॉइंट ये था कि मैं सिली मिस्टेक्स करती थी बहुत। मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रही हूँ सही से, कुछ और कर दिया, वैल्यू कुछ है लिख कुछ दिया, तो ये मेरे साथ जब मैं मॉक देती थी तो ये बहुत प्रॉब्लम आती थी, मैं जल्दी जल्दी में करती थी। तो मैंने 1 महीना क्या, जनवरी तो मैंने अपनी इन सिली मिस्टेक्स पे इतना निकाला है कि मुझे गलती नहीं करनी है। तो इसके लिए टू अवॉइड मिस्टेक और दिमाग एकदम रिलैक्स रहे, तो जब मैं पेपर स्टार्ट करती थी तो मैं न्यूमेरिकल वाला सेक्शन जो होता था 2 मार्क्स वाला, उस पे अटेम्प्ट करती थी सबसे पहले, क्योंकि उसको मैं शांति से देना चाहती थी। ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे अगर मैं 3 मिनट्स भी दूंगी तब भी मुझे पता है कि कोई बात नहीं है। तो न्यूमेरिकल पार्ट से मैंने स्टार्ट करती थी हमेशा, और वहां पे मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं पहली बार में सही करूं और इसमें सिली मिस्टेक कुछ ना करूं। तो मैं उसको शांति से आराम से करती थी। फिर उसके बाद में रहता था मेरा एप्टीट्यूड, और फिर उसके बाद 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन होते थे उस पे किया था मैंने। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि एकदम रिलैक्स, जिस टाइम पे तुम्हें लग रहा है कि मैं पेपर के इस ड्यूरेशन में सबसे रिलैक्स्ड हूँ। कुछ लोग जैसे ही पेपर खोलते हैं वो पैनिक में होते हैं, और वो पैनिक में गलती कर देते हैं। इफ एनीवन इज ऑफ दैट काइंड, तो मेरे ख्याल से उसको शुरू शुरू में वो उनको सबको अपनी स्ट्रैटेजी अपनी बिल्ड करते हैं धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा अच्छा है, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर न्यूमेरिकल फर्स्ट, और एकदम कामली करो उसको। वो 3 घंटे ना वापस नहीं आने हैं, तो उन 3 घंटे में अपना बेस्ट दो। ये नहीं कि अपनी कुछ मिस्टेक करनी है, नहीं, दिमाग खोल के एकदम आज तक जो भी पढ़ाई की है उस सबको उसमें निकाल दो, लगा दो। वो शाहरुख खान का डायलॉग है, ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं ले सकता। यस डेफिनेटली बॉस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम सही टाइम पे आपने बताया। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट होगा कि वो 4 दिन 5 दिन और अभी 2023 की अगर अपन बात करते हैं, राइट, तो इस 4 दिन 5 दिन के अंदर तो बेसिकली हम लोग कर रहे हैं जो भी अब तक पढ़ा वो रिवाइज कर रहे हैं, बच्चे वही सब कर रहे होंगे। बट मैं चाहता हूँ कि एक दिन पहले तब क्या किया जाता है, और एक दिन पहले किन चीजों को पढ़ा जाता है? क्या वो पूरा होल एक रिवीजन करने बैठ जाओ शुरू से लेकर एंड तक, या कुछ नोट्स आपके पास वो पढ़ें, या कुछ पर्टिकुलर किस टॉपिक को पढ़ें एक दिन पहले, वो कहाँ फोकस करना चाहिए? देखो, एक दिन पहले तो जितना रिलैक्स रह सको उतना रिलैक्स रहना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ में क्या है, जैसे मैंने कई बार फोकस किया है अपने वीडियोस के अंदर कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तुमको। और एक शॉर्ट 1 पेजर नोट्स मैंने क्या किया हुआ था कि मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 1 पेजर नोट बनाए हुए थे, जिसके अंदर जैसे हिस्ट्री, तुम सोचो कि कितना बड़ा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, मैंने उस पूरी हिस्ट्री को 3 पेज के अंदर निपटाया हुआ था। ओके, 3 पेज। एवरीथिंग ऑन दैट 3 पेजेस। ओके, सब कुछ उसके ऊपर सब था जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। और तो वो सब लास्ट डे पे मैंने सिर्फ वो जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे उनको रिवाइज किया था। दैट्स इट। ओके, मतलब खुद कैंडिडेट ने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना लास्ट के एक दिन पहले, बस ज्यादा बड़ी बड़ी किताब को नहीं उठा लेना, नहीं तो देख के डर जाएंगे, रिलैक्स रहना है। बिल्कुल, वो ऐसे लगता है यार मैं तो आ ही नहीं रहा। हाँ यस, वो कॉन्फिडेंस ज्यादा डाउन हो जाता है ना। कॉन्फिडेंस बिल्ड रखना है एकदम। यस यस। अब मुझे ये लगता है कि अब हम गेट दे रहे हैं, तो आपने गेट दिया, तो आपको क्या लगता है गेट का बेनिफिट कितना है, और क्या हर एक स्टूडेंट को गेट देना चाहिए, या फिर कुछ लिमिटेड किसका इंटरेस्ट हो वही देना चाहिए, या फिर गेट देने के बाद क्या अपॉर्चुनिटी आपको लग रही है, या आप अभी जो आप काम कर रहे हो तो उसमें कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है, वो थोड़ा अपन बात करते हैं। डेफिनेटली। सो 2-3 चीजें थी जिसकी वजह से मैंने गेट को ऑप्ट किया। So first thing was my inclination towards teaching and I wanted to be a professor that time. Since देखो पता नहीं वो चीजें कब होंगी, but I wanted to do that. तो एक तो मेरा ये बहुत बड़ा एम था जिसकी वजह से मैंने ये चूज किया। Second, I was not satisfied with the salary that was given after bachelor's. तो एक वो चीज थी कि इतनी मेहनत है और उसके बाद में इतनी सी सैलरी है, और उस टाइम पे आई वाज़न्ट कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टार्ट माय ओन। और क्योंकि आपको मार्केट स्टडी करनी बहुत जरूरी होती है, प्लस साथ में काम वाम करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि आई वाज़न्ट कॉन्फिडेंट इन दैट टाइम। मेरे पास ऑप्शन था खुद का ओपन करने का, बट उस टाइम पे आई डिडंट टेक इट।
Third thing was I had this urge of knowing more and more about architecture, क्योंकि 5 साल में भी मुझे ऐसे लगा था कि आर्किटेक्चर एक अलग चीज है। भी ऐसा लगता है कि इसके अंदर मैं जितना इसको एक्सप्लोर करती हूँ ना, मुझे कुछ नई चीज हमेशा मिलती है। मैं भी किसी से, जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो मुझे 4 नई चीज सीखने को मिलेगी और एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। हर किसी का आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करने का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, एंड आई एम स्टिल लर्निंग दैट। दीज वर माई मेन पॉइंट्स जिसकी वजह से मैंने गेट दिया। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के सिमिलर कुछ पॉइंट्स हैं तो उनको एक बार ट्राई करना चाहिए गेट में। और पता है, आफ्टर डूइंग बैचलर्स आपके पास क्या ऑप्शन रहता है, आप की फॉर्म ज्वाइन करोगे और उसके बाद में वहां पे अपनी प्रैक्टिस, या फिर कुछ लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, अपना फ्रीलांसिंग का काम। In India, particularly if I only talk about India, so you have different streams. अगर तुम्हें urban design में interest है, तुम्हें urban planning में interest है, अगर तुमको landscape design में interest है, conservation में interest है, और construction management, so there is lot to learn. एसपीए दिल्ली के अंदर कोर्स है बीईएम का, तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड मैनेजमेंट जो मैंने किया है, सो दैट इज टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक अर्ज थी मेरे अंदर कि मुझे ना, आई वांट टू नो मोर, कि इसके आगे मैं और क्या कर सकती हूँ, एंड स्टिल दैट अर्ज इज ऑन कि मैं इसके आगे और क्या कर सकती हूँ। तो इसके लिए अगर किसी को ऐसा लगता है कि आई ऑल्सो वांट टू नो मोर, जस्ट डू इट। ओके मतलब कि कहीं ना कहीं बोलने का मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक वो रहनी चाहिए कि मतलब मुझे कहीं ना कहीं से सीखना है बस, कुल मिला के बस। और जो भी चीज़ और नई फील्ड मुझे, और यहाँ सही बात बोली आपने कि इस फील्ड के अंदर जितने नए लोगों से मिलोगे उतनी नई चीज़ आपको सीखने को मिलती है। ये डेफिनेटली मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ, आपसे मिला हूँ तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मिलता रहेगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा। इसके बाद मैं इसमें एक और पूछना चाहता हूँ कि जैसे अपन बात करते हैं मास्टर्स इन आर्किटेक्चर एमआर्क, तो आपको क्या लगता है एमआरक को बाकी अगर मैं कंपेयर करूं तो एमआरक की तरफ ज्यादा बेटर रहता है, बाकी अगर अर्बन डिजाइन जैसे आपने बात करी बाकी दूसरी चीजें ज्यादा बेनिफिट रहेगी, आपको क्या लगता है? या फिर अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई जाना चाहता है तो एमआरक क्या गवर्नमेंट के लिए ज्यादा बेटर है? ये थोड़ा सा अगर आप बता सकें तो। देखो सचिन, क्या रहता है कि एमआर्क इज स्पेशलाइजेशन हो जाती है आगे, ठीक है। अभी ये अगेन फिर से मैं इस चीज को यही बोलूंगी कि आई कांट जनरलाइज इट कि क्या करना चाहिए, एमआर्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आई वोंट जनरलाइज इट, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। जब मैं कर रही थी तब मेरा एम एमआर्क लेने का नहीं था, बिकॉज व्हेन आई गॉन थ्रू द सिलेबस आई फेल्ट कि मुझे ये नहीं, मुझे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट साइड में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड में मेरा इंक्लिनेशन ज्यादा है। तो अगर किसी का एमआरक के अंदर है तो वो उसको एमआरक करना चाहिए। बट कुछ भी चीज लेने से पहले जस्ट गो थ्रू द सिलेबस करिकुलम कि वो मेरे इंटरेस्ट के साथ में इंक्लाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कुछ लोग हैं जिनको अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग में बहुत इंटरेस्ट है। आई हैव फ्रेंड्स इन आईआईटी खड़गपुर जिन्होंने सिटी प्लानिंग की है, तो वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, उनको प्लानिंग में बहुत इंटरेस्ट था। तो सबका अपना अपना इंक्लिनेशन होता है जिसके हिसाब से वो अपने मास्टर डिग्री चूज करते हैं। और रही बात गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो इट डजेंट मैटर कि आपने क्या चीज ली है, सिर्फ एमआरक के बाद ही तुम गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जा सकते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एम प्लान भी लिए है, कुछ और भी लिए, तो वहां पे आप जा सकते हो। जैसे अभी आरपीएससी के अंदर निकला हुआ है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। डीडीए के अंदर जॉब्स निकलती हैं, उसके अंदर कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी स्ट्रीम लेते हो। मतलब जनरल करने की हम बात नहीं कर सकते इसको, मतलब हर एक चीज, आप हर चीज के लिए आपके द्वार जो है गेट खुले आपके लिए, सब चीजों के लिए। एग्जैक्टली कुछ डिटेल में बात कर लिए, स्ट्रेटेजी वगैरह के बारे में सब कुछ अपन ने बात करी। जाते जाते अपन ये छोटा सा क्वेश्चन है कि लास्ट में मतलब आप क्या एक मैसेज देना चाहते हो स्टूडेंट्स को कि ऐसा ऐसा पढ़ना है तो मतलब सब कुछ अच्छा है, और लास्ट में से 2 से 3 बातें, एक मोटा मोटा कंक्लूजन आपका निकालना चाहते हो और आप जो हमेशा सबको बोलते हो, ऐसी कोई 2 से 3 बातें बता सको लास्ट में। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि गेट इज नॉट द ओनली थिंग, ठीक है। गेट हो, उसके अंदर क्लियर हो चाहे नहीं हो, कुछ जिंदगी खत्म नहीं हो गई है, डायरेक्शंस निकलती रहेंगी। अगर लग रहा है कि इस बार नहीं हुआ बट नेक्स्ट टाइम निकल जाएगा तो वो करो, और अगर लग रहा है कि नहीं यार हो गया, गेट तो ट्राई कर लिया, आप कुछ और ट्राई करते हैं तो कुछ और ट्राई करो। जस्ट लिसन टू योर हार्ट कि व्हाट यू वांट टू डू एंड फॉलो दैट। दैट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, सिंस अब बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं गेट के लिए, तो मेरी एक ही चीज है जो मेन है कि सारी प्रिपरेशन एक साइड है, चाहे तुमने 10 दिन प्रिपेयर किए है, 2 महीने किया है, पूरा साल भर प्रिपेयर किया है, उस 3 घंटे में गिव योर बेस्ट। अभी अपना मंत्रा बना लो कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट इन दोज 3 आवर्स। वो 3 घंटे बिल्कुल मेक और ब्रेक सिचुएशन है। अपना दिमाग एकदम खोल के काम करना कि क्या है क्या नहीं है। आज तक का जो भी पढ़ा हुआ है ना, सब कहीं ना कहीं काम आ जाता है। रिलैक्स होके बी काम एंड गिव योर बेस्ट, एकदम एंजॉय करो प्रोसेस को।
ओके तो इसी के साथ यार वीडियो के अंदर अपन ने बात की स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ के बारे में, और जो भी आपने 3 मैसेज जो बॉस दिए उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। 3 मैसेज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो का कंक्लूजन है ये। तो इसी के साथ खत्म करते इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको बहुत ज्यादा इस वीडियो के थ्रू, इंटरव्यू पॉडकास्ट के थ्रू हेल्प मिली होगी। और इसी के साथ हमारे जो बॉस का भी एक पर्सनली यूट्यूब चैनल है एरिया आर्किटेक्चर, उसका लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है, साथ में टाइटल के अंदर ही मेंशन करेंगे, जाकर सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, इनसे भी आप पर्सनली इंस्टाग्राम की आईडी में नीचे डाल दूंगा, तो उसको भी जरूर जाकर इनसे पूछ सकते हो कोई डाउट हो पर्सनली। तो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, बस लगातार मेहनत करते रहो और लगे रहो। और बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम। सो एक बार ऑल द बेस्ट बोल दीजिए बॉस सबको। ऑल द वेरी बेस्ट सबको, और अपना बेस्ट देना, अपना 100% देना, एंड जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। दैट्स ऑल आई से। थैंक यू। थैंक यू सो मच सचिन, थैंक यू।